नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्सिंग ऑफिसर नोट द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स ऑन अ 24 आवर पोस्ट बर्न क्लाइंट, विच एबनॉर्मलिटी शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। चिकित्सक महोदय को अति शीघ्र कब बताया जाएगा? जब एक नर्सिंग ऑफिसर लेबोरेटरी टेस्ट देख रही है। लेबोरेटरी टेस्ट है, लैब में टेस्ट करवाया किसी पेशेंट का। पेशेंट कौन है? पोस्ट बर्न क्लाइंट है। और कब? 24 घंटे हो गए उसको। एक पेशेंट है जिसको जले हुए 24 घंटे हो गए, उसका सैंपल भेजा गया लेबोरेटरी टेस्ट में, लेबोरेटरी टेस्ट होके वापस आ गया है। तो इन 4 में से ऐसा कौन सा है जिसको देख के एक नर्सिंग ऑफिसर तुरंत से डॉक्टर को बताएगा कि सर पधारिए, बर्न केस की लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गई, उसमें ये वाली एबनॉर्मेलिटी है। ये हमें देखना है। पहला, पोटेशियम लेवल 7.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सोडियम 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, आर्टेरियल पीएच और आपका हीमेटोक्रीट 52। ठीक है, पीएच लिख दो, आर्टेरियल पीएच लिख लो 7.36 लिख दो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जिसकी वजह, मतलब एक एबनॉर्मल होगा तभी तो अपन डॉक्टर को बताएंगे। तो अगर हम बात करें बर्न की, बात करें किसकी? बर्न की, जले हुए की अपन बात करें तो देखो, बर्न एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बर्न से रिलेटेड मैं आपको 2-3 बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए ठीक रह सकती हैं। तो बर्न से रिलेटेड एक तो रूल ऑफ 9 है, ध्यान रखना इस बात का। रूल ऑफ 9 में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना % बॉडी पार्ट जला है। तो काफी बार पूर्व प्रश्न में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो उनको देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इसमें पूछा जाता है पार्कलैंड मेथड। ठीक है, तो पार्कलैंड मेथड क्या है? बर्न पेशेंट को आईवी देने का तरीका है। बर्न पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड देने का तरीका क्या है? पार्कलैंड मेथड है। ये भी पूछा जाता है कि पार्कलैंड मेथड कौन से पेशेंट में दिया जाता है। एक क्वेश्चन होता है पार्कलैंड मेथड के अलावा लुंड एंड ब्राउडर मेथड। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इस मेथड के, ये मेथड किस में काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि बर्न केस में आईवी फ्लूइड देने के लिए, और आईवी फ्लूइड भी कौन सा? मोस्टली आरएल। ठीक है, आरएल देने के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है? तो ये 2 मेथड काम में लिए जाते हैं। तो रूल ऑफ 9 बर्न के लिए पार्कलैंड मेथड बर्न में, और लुंड और ब्राउडर मेथड बर्न के केस के लिए। नेक्स्ट बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बर्न केस की लेबोरेटरी वैल्यू के आधार पर हम डॉक्टर को क्या बताएंगे कि पेशेंट की रिपोर्ट्स आ गई है और थोड़ा सा आप जल्दी से देख लीजिए। हम तुरंत जाके जो है बताएंगे। देखो, जलने की कुछ एक आध चीज होती है जलने से रिलेटेड, मैं उसको थोड़ा सा व्याख्यान्वित करना चाहूंगा, आपके सामने बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है, पेशेंट का पूरा बॉडी जल गया, या जितना भी % जला, लेकिन वो जल गया है। अब बॉडी जला है, इसका मतलब ये है कि जो सेल्स हैं वो एक्सपोज हो गई। सेल्स क्या है? एक्सपोज हो गई। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, देखो ये मान लो ये सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स हैं। अब ये सेल्स ओपन हो गई, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो चला गया बाहर, वो बाहर चला गया। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के चारों तरफ कौन भी पाई जाती है? ब्लड सप्लाई भी पाई जाती है। तो इनमें कौन बह रहा है? खून बह रहा है। अब जैसे बर्न होता है, आदमी जलता है, तो सेल एक्सपोज हो गई, इनका फ्लूइड बाहर निकल गया है। इसके साथ साथ ये लिखा तो नहीं है ना कि जलेगा तो नस नहीं जलेगी, केवल स्किन ही जलेगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी जल सकती है, ब्लड वेसल्स भी जल सकती है। अगर मान लो जली तो भी, इफ बर्न तो भी क्या होगा? इसमें क्षति पहुंचेगी, तो इसका फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा। क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना है। अगर ब्लड वेसल में रप्चर होता है तो भी ब्लड बाहर आएगा। अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता तो भी बर्न की कंडीशन में ब्लड वेसल में परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज परमिएबिलिटी हो जाती है। और परमिएबिलिटी शब्द का मतलब होता है कि यहां का जो फ्लूइड है वो यहां पे शीप होना शुरू हो जाता है, इधर आना शुरू हो जाता है। अब एक बात बताइए कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स में इंट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या होता है? सॉरी, इंट्रासेल्युलर कैटायन क्या होता है? इंट्रासेल्युलर कैटायन क्या होता है? इंट्रासेल्युलर तो क्या होता है? पोटेशियम होता है। और एक्स्ट्रा सेल्युलर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है सोडियम। अब एक बात बताओ
कि यहां से यहां जो सोडियम पाया जा रहा था, ये सोडियम यहां से निकल गया है, या तो जल गया तो बाहर की तरफ एक्सपोज होकर बाहर चला गया, या मान लो कि इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई। तो परमिएबिलिटी जब बढ़ती है तो ब्लड में कौन पाया जाता है? ध्यान रखना, मैंने बताया था कि H2O का वाटर का बहुत ज्यादा अनोखा प्यार होता है सोडियम के साथ। ठीक है, पानी का प्यार किसके साथ होता है? सोडियम के साथ होता है। पानी और नमक, इन दोनों की बहुत गहरी मोहब्बत होती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहां पानी जाएगा सोडियम साथ जाएगा। यहां से पानी बाहर निकलेगा, खून में क्या है? पानी। अरे खून में तेरे क्या है? पानी है। खून में पानी बाहर निकलेगा, पानी के साथ कौन भी आएगा? सोडियम भी बाहर निकलेगा। तो ध्यान रखना है कि ब्लड में पाए जाने वाला सोडियम क्या होगा? रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो रिलीज हुआ सोडियम कम हो जाता है किसमें से? ब्लड में से। यही वजह होती है कि बर्न के केस में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। और नेट्रियम शब्द का मतलब सोडियम कम हो जाता है। नॉर्मल सोडियम वैल्यू होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और, इंट्रासेल्यूलर कैटायन कौन होता है? पोटेशियम होता है। इंट्रासेल्यूलर कैटायन कौन होता है? पोटेशियम होता है। अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या पाया जाता है? ये पोटेशियम। ये पोटेशियम जो शेल रप्चर होगी तो पोटेशियम बाहर आ जाएगा। और मैंने ये बताया कि जो ब्लड वेसल्स हैं इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज परमिएबिलिटी हो गई, तो पोटेशियम कैन आल्सो गो इनटू द ब्लड वेसल्स। ध्यान रखना है कि पोटेशियम इसके अंदर जा सकता है, इसकी वजह से क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। क्या होगा? हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है, पोटेशियम अंदर इसमें जा सकता है। तो ध्यान रखना है, इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे पेशेंट जलता है तो अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक रिस्पॉन्स होता है जिसको बोलते हैं अपन इमीडिएट रिस्पॉन्स। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स। और जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ना, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स इतना जल्दी नहीं होता है। ये शुरू के मतलब बर्न से 48 से 72 घंटे का जो टाइम होता है वो क्या होता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स में ये सारे की सारी कंडीशंस पैदा होती हैं जो हमने यहां पर पढ़ी है। तो हाइपोनेट्रीमिया होता है और हाइपरकैलेमिया होता है। ठीक है ना, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया होता है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जैसे ही यहां से टाइम बढ़ेगा तो उस कंडीशन में, जैसे ही आप पढ़ा थे पार्कलैंड फॉर्मूला, तो उससे क्या फ्लूइड जैसे जैसे दिया जाता है, तो जैसे जैसे यहां पर फ्लूइड की पूर्ति होगी तो फ्लूइड वापस इसमें जाना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में 2-3 बातें और होती हैं। जैसे मान लो फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है ना, तो पानी बाहर निकल रहा है, आरबीसी तो अंदर ही है, डब्ल्यूबीसी तो अंदर ही है, प्लेटलेट तो अंदर ही है, केवल पानी बाहर निकल रहा है, मतलब प्लाज्मा बाहर निकल रहा है। तो प्लाज्मा बाहर निकल गया, ब्लड सेल्स अंदर रह गई। तो ध्यान रखना है कि बर्न के केस में हीमेटोक्रीट बढ़ जाता है, हीमेटोक्रीट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हीमेटोक्रीट बढ़ जाता है। और हीमेटोक्रीट क्या होता है? हीमेटोक्रीट शब्द का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। कोई क्या बोलते हैं? हीमेटोक्रीट बोलते हैं। पीसीवी को हीमेटोक्रीट बोलते हैं। कितना होता है नॉर्मल? 48 से 52% होता है। ठीक है, 48 से 52% होता है, अलग अलग होता है। 38 से 42% फीमेल्स में पाया जाता है, ये हीमेटोक्रीट होता है। वास्तव में क्या होता है कि नॉर्मल प्लाज्मा में या नॉर्मल ब्लड में आरबीसी की मात्रा वॉल्यूम कितनी है? क्या कहलाता है? हीमेटोक्रीट कहलाता है। तो जब प्लाज्मा निकल गया तो बचा क्या? कोशिका है, तो हीमेटोक्रीट लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे फ्लूइड वापस होता है तो हीमेटोक्रीट लेवल कम होता जाता है, क्योंकि प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जिसमें बर्न के केस में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, इमीडिएट रिस्पॉन्स में तो ये होगा, और लेटर स्टेज में फिर इसका उल्टा हो जाता है। मतलब फिर नॉर्मल कंडीशन ये नॉर्मल पोटेशियम हो जाता है, नॉर्मली कैल्शियम हो जाता है, और लेटर स्टेज में हाइपोकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पहला क्या है? देखो, पोटेशियम 7.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सोडियम 131। पोटेशियम कितना होता है नॉर्मल? 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरा,
सोडियम कितना है 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल कितना होता है अभी अपन ने देखा था 135 से 145। तीसरा क्या आर्टेरियल पीएच, आर्टरी का पीएच कितना होता है 7.35 से 7.45 नॉर्मल पीएच है, तो ये तो गया। हीमेटोक्रीट 52 है, हीमेटोक्रीट अपन ने कितना पढ़ा था 48 से 52, तो हीमेटोक्रीट लेवल भी सही है, तो ये भी गया। अब बचे ये दोनों। अब आपने ये देखा है कि सोडियम लेवल भी कम है और पोटेशियम लेवल भी ज्यादा है, नॉर्मल कंडीशन होती है। तो सोडियम लेवल जो 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर वो 135 से यहां पर रिलेटिवली ठीक है, बजाय किसके पोटेशियम के। तो पोटेशियम वाला जो आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। तो पोटेशियम का लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो वो वाली कंडीशन में डॉक्टर को जल्दी इन्फॉर्म करना हमारी प्राथमिकता बनती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है